सभी को गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, और जो बच्चे देख रहे हैं इनको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोगों का मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए तीसरा क्लास है। दो क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, पहले क्लास में तो देखा सिलेबस, तीसरे क्लास में हम लोगों ने ड्रीम प्लस क्या देखा, गणित में क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी, 100 में से कितने बनाने हैं, 50। सब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा, 85 मार्क्स का। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा, 50 में। या लघु उत्तरीय क्वेश्चन 30 रहेंगे। क्या रहेंगे, 30 में से कितना बनाना है, 15। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के और कितने बनाना, प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय अगर एक दीर्घ उत्तरीय छोड़ देते हैं तो 5 नंबर छूट गया। तो क्या ये 2025 तक भी यही पैटर्न रहने वाला है? शायद ही रह सकता है, या हो सकता है बदलाव भी हो जाए। जब भी बदलाव होगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हम आपको वीडियो माध्यम से और क्लास वाले को तो मैं बता ही दूंगा जब भी पैटर्न में बदलाव होगी। लेकिन आपको हमेशा 85 गो का टारगेट लेके चलिए कि हमें 50 में 85 ऑब्जेक्टिव पूछे तो हम 50 टिक कर सकते हैं। सुन रहे थे? ऐसा टारगेट लेके चलिए। तो हम लोग गणित आज से स्टार्ट कर देंगे और कंटिन्यू हम लोग गणित अब पढ़ते रहेंगे। अन्य विषय भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे पुराना 10वां वाला चला जाए ना, 24 वाला सब 1 महीना के बाद चला जाएगा वो सब, तो आप ही लोग रह जाओगे 10वां वाला। समझ गए? तो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। इसमें पहली संख्या क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है। क्यों n से डिनोट किया जाता है? क्योंकि n4 होता है नेचुरल, यानी प्राकृत संख्या, इसी को ना कहते हैं। इसीलिए हम n से डिनोट करते हैं। यानी इसकी शुरुआत n बराबर फार्मूला हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह अनगिनत तक गए थे हम लोग, अनंत तक, इन्फिनिटी तक गए थे। इसमें से नोट बनाए थे, 3 गो पॉइंट बनाए थे। लास्ट क्लास बनाए थे कि नहीं? पहला क्या बताए थे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अनगिनत हो सकते हैं। और मैं बताया था चूंकि ये पूरे वास्तविक संख्या में हम लोग LCM SCF पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो इसमें पूछ देगा दो प्राकृत संख्या, दो लगातार, क्या देखेंगे, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा, चलिए ध्यान देंगे। जब अभी तक 1 से लेकर 9 तक संख्या, ये सब क्या है, और इनसे बनने वाली संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत। लेकिन एक व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट नामक। क्या थे, आर्यभट्ट। उसने शून्य का खोज किया, तो संख्या लिखना बहुत आसान हो गया। जो संख्या बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, दशमलव में बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, वो अब आसान हो गए संख्या को लिखना। शून्य की खोज गई तो प्राकृत संख्या में ही क्या कर दिया, प्राकृत संख्या तो था ही, इसमें क्या कर दिया, शून्य को शामिल कर दिया गया। तो दूसरी संख्या हम लोग आज पढ़ेंगे, पूर्ण या संपूर्ण संख्या। बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास 10th का नया बैच है जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम देंगे। एकदम इस क्लास 10th का फ्रेश बैच समझिए, या न्यू बैच समझिए। ठीक है, फ्रेश बैच। जो भी हम कोचिंग में पढ़ाएंगे, जो भी कुछ, आप लोग कब मैट्रिक दोगे, 2025 मैट्रिक आपका कितना है, 25 में। ठीक है, और ये सभी वीडियो आपको दोबारा भी देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोग भूल जाते हैं, हमारा मकसद है कि आप लोग अगर भूल जाते हो तो उस चैप्टर को फिर से पुनः कैसे रिवीजन करोगे। तो वीडियो रहेगा, आप लोग इनसे देख सकते हैं। चूँकि अभी लैब देख रहे हैं, थोड़ी देर भूले वीडियो देख लेते, सर तो अपलोड कर ही दिए, कितना फ़ायदा होगा कि नहीं। तो हम लोग आज दूसरा संख्या के बारे में, चैप्टर 1 गणित 10वीं का चैप्टर 1 क्या है, लिख लेते हैं एक बार। वास्तविक संख्या। वास्तविक
संख्याएं, जिसे संख्या पद्धति भी कहा जाए, संख्या पद्धति भी। चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और एक। चलिए हम लोग दूसरी संख्या के बारे में जानते हैं। दूसरी संख्या है, इसको पूर्ण या इसको कभी कभी संपूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, संपूर्ण संख्या। देखिए हम पूरा लिखेंगे नहीं, आपको खुद कवर करने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पूर्ण संख्या है, पूर्ण या संपूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या कहा जाता है इसको? होल नंबर। होल नंबर, होल मतलब हो गया ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। होल नंबर या कंप्लीट नंबर कहा जाता है। ठीक है, होल नंबर या कंप्लीट नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हम लोग जब माध्य माध्यक बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे ना अंतिम में, तो उसमें मदद करेगा। कहता रहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाले। और पूर्ण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप सभी के लिए, क्योंकि हम बहुपद पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे कि पूर्ण संख्या यानी चर मान का घात क्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इस तरह से बढ़नी चाहिए। तो पूर्ण संख्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पूर्ण संख्या को हम लोग समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, आप लोग को अगर कुछ पता हो तो बताइए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन कंप्लीट इसका परिभाषा ये नहीं है। कंप्लीट परिभाषा कौन बताएंगे? जो 0 से स्टार्ट हुई, तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ये पूर्ण संख्या है। मैं पूछ रहा हूँ पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से शुरू हुआ अंत तक खत्म हुआ। 0 से शुरू हो अंत तक खत्म हो। नहीं, आप प्राकृत संख्या अभी पढ़े हो ना? प्राकृत संख्या क्या पढ़े हो? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। हाँ, इसी में देखिए प्राकृत संख्या के परिवार में, यानी प्राकृत संख्या तो है ही, 1 से शुरुआत हो रही है। इसमें क्या कर दिया जाए? शून्य को शामिल कर दिया जाए। शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ये परिभाषा याद रखिए, लिख लेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य यानी 0 को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम ले लें। पूर्ण संख्या यानी W बराबर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? 0। क्योंकि अब प्राकृतिक में तो 1 से शुरुआत हो रहा था, इसमें हम 0 डाल दिए। इसके परिवार में क्या कर दिए? 0 डाल दिए। अब जहाँ जहाँ 0 नहीं आ रहा था वो 0 भी आएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही कहाँ तक? हाँ, इन्फिनिटिव यानी अनगिनत तक हो सकता है। याद केवल ये याद रखनी है कि अगर आपको माध्य चैप्टर पढ़िएगा तो क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये इतने तक है प्रथम। लेकिन हम चलते जाते कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, तो हम लोग 1 से लेकर के 5 तक। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? तो अब इनसे क्या फीचर्स है, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान देंगे। कॉल आ गया? चलिए, तो नोट में दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसकी विशेषता, इसकी नोट यानी इम्पोर्टेंट बात होती है। नोट समझते हैं ना? रिमेंबर यानी याद रखने वाली होती है। इसको याद रखिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी, ज़्यादातर छोटी ये पूछता रहता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे बड़ी क्या हो सकती है? सबसे बड़ी क्या हो सकती है? इन्फिनिटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? इन्फिनिटिव। और क्या इनसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनसे क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका मौसम अगर पूछा जाए तो भाई 0 को छोड़ ही करके पूछा जाएगा। 0 मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, या पूर्ण संख्या से मौसम, तो इस पर मौसम की चर्चा हम नहीं करते।
अगर इस दोनों में तुलना करें, हम अभी प्राकृतिक संख्या पढ़े और पूर्ण संख्या, इस दोनों में हम रिलेटिव देखें तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? कैसे है पूर्ण संख्या? तुम बोलियो नहीं है, कैसे है? नहीं है, जानकारी है? हाँ तो हाँ है, तो कैसे बताओ? हाँ कैसे? जी सही बोली है। हमने जो बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ये गलत है। ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? तो ध्यान से ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक पूर्ण, यानी जितने पूर्ण यहाँ पर देख रहे हो, ये एग्जाम्पल क्या प्राकृतिक में भी आता है? नहीं आता है। सब चीज़ तो आता होगा 1 से लेकर के अनंत तक, लेकिन 0 तो नहीं आता। तो ये गलत है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, आपके 9th में भी पूछेगा कि प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक होता है, तो आप बोलिएगा नहीं, असत्य है, ये गलती है। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा रहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। ये क्या है? सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक में तो 1 से शुरुआत होती है, और ये प्राकृतिक वाला भी इसमें आ गया। वही तो हम लिखे हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल किया गया। तो प्राकृतिक तो वही है, और 0 शामिल कर दे तो वो क्या हो गया? पूर्ण भी हो गया। तो ये याद रखना है, प्राकृतिक पूर्ण है बट पूर्ण प्राकृतिक। ऐसा कंसेप्ट हर जगह आएगा, साइंस में भी आएगा, खनिज से आएगा। तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम लोगों को क्या जानना था? पूर्ण और पूर्ण संख्या के बारे में। चलिए तीसरी संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इनको बी। तीसरी संख्या क्या है? सम विषम। जानिए, उम्मीद करते हैं सम और विषम आप लोग जानते होंगे। सम संख्या है ना, सम संख्या यानी इवन नंबर। क्या? इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए? 2 से भाग लग जाए। या नहीं तो दूसरा परिभाषा ये, वैसी संख्या कोई भी संख्या हो जिसके इकाई स्थान क्या हो? इकाई स्थान है ना, इकाई स्थान है ना, इकाई स्थान, इकाई स्थान पर क्या हो? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 10 नहीं भाई, सब इसी में आ गया भाई। इकाई स्थान की बात हो रही है। कोई भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये सम है। निश्चित है वो क्या है? सम है। क्वेश्चन पूछ लेगा, चलिए इस सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यानी सम संख्या बराबर हो जाएगा, सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत का 0 सम संख्या है? 0 सम संख्या नहीं है। जो 0 सम संख्या बोल रहे हो, नहीं समझे हमारी बात। 0 हम नहीं लिखे हैं, हम 0 इकाई स्थान लिखे। मान लीजिए कोई 550 है, तो 50 सम संख्या है, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 0। समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि भाई 0, 2, 4। हम एग्जाम्पल दिए कि इकाई स्थान पे ये सब है, तो कोई भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो क्या है? सम है। तो सम की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन्फिनिटिव। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। बड़ी कितना हो सकता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा नोट में कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 लगातार, एक तो ये बिंदु याद रखिए नोट में ये याद रखिए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। बड़ी को तो अनंत है, ये सब में देख ही रहे।
पूछेगा ये कई बार पूछा भी है ये क्वेश्चन कि दो लगातार है ना, या दो कर्मागत। दो कर्मागत शब्द भी से भी वाकिफ हो जाइए आप लोग। कर्मागत शब्द का मतलब होता है लगातार ही। दो कर्मागत मतलब लगातार, लगातार है ना। दो लगातार सम संख्या का मौसम, सम संख्या, और चूंकि दो गो है तो संख्याओं का मौसम क्या हो जाएगा, का मौसम क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए। दो लगातार सम संख्या का मौसम क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, दो होगा। क्यों दो होगा। आप ही कोई भी दो नंबर ले लीजिए, इनका मौसम निकाल के ये दोनों के गैप ले लीजिए, कहीं से भी दो को ले लीजिए, यही दो लगातार लेना है। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, अब मैं ले लिए हैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे आगे ले लेंगे 20, तो इसका मौसम अलग आ जाएगा। हम यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा है, दो लगातार यानी क्रमागत सम संख्याओं का मौसम पूछे तो आप याद ही रखिए कि दो लगातार या क्रमागत संख्याओं का मौसम कितना होगा, दो होगा। और सम संख्या का रूप क्या होगा। क्वेश्चन पूछता रहता है कि सम संख्या का रूप क्या होगा। सम, ये चीज दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बता रहा हूँ। हाँ, सम संख्या का रूप है ना, संख्या का रूप, रूप यानी स्टैंड फॉर्म क्या होगा, यानी तो ध्यान देंगे यहाँ पे या तो होगा 2q रूप, 2q। अब कहिएगा यहाँ पे q बराबर क्या है, तो q बराबर कोई भी संख्या हो, सम हो विषम हो कुछ भी हो, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा बताइए तो आप लोग, सम नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अगर सम संख्या का रूप पूछ ले कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2q। अब आपको यह q के जब पे कुछ भी दे देगा, m दे देगा तो 2m हो जाएगा। हो सकता है 2 के जब पे 2 रहेगा ही, या p, अब q के जब पे p दे दे तो क्या हो जाएगा, 2p दे देगा। यानी कुछ भी यहाँ पे मान रखेंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। हम भले ही q का मान अगर 3 रखे, 3 भी सम है, और अगर हम 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि सम संख्या का रूप क्या होता है, 2q होता है। सम संख्या का रूप क्या होता है, 2q। समझ रहे हैं, इतनी बात उतारना है इनको। हम लोग को असल हम कहाँ से स्टार्ट है, हम लोग का 10वीं में। ये सब नैन्थे के बारे, नैन्थे में है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर से अब वास्तविक संख्या स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे पढ़िए बच्चों कि हम अंतिम बार पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी बात होगी हम पूरे ऑब्जेक्टिव, जैसे चैप्टर इंड होगा पहले हम आपको पूरा प्रश्नावली को इंड करेंगे, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जो या वास्तविक संख्या से पूछा उसको कंप्लीट करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने बन सकते हैं पूरा हम वास्तविक संख्या से करेंगे। तो आप लोग की इजाज़त हो तो इसको मिटाया जाए और हम लोग अगली संख्या विषम संख्या के बारे में जानें। सम संख्या से रिलेटेड ये याद रखिए कि आप ऐसे याद रखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरह से 2 से कट जाए, वो सम है। ठीक है, सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। हो गया खत्म। चलिए इधर दिख रहा है तो हम लोग इधर ले लेते हैं। दिख रहा है इधर, मैं भी दिख रहा हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ। चलिए तीसरी के बाद हम ले लेते हैं चौथी संख्या विषम। भले ही ये छोटा टॉपिक है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, और इनको जब सवाल आ जाते हैं तो गलती कर लेते हैं। कभी गलती नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। विषम को कहते हैं, विषम मतलब होता है ओड, यानी अलग, ओड। अब इंग्लिश में भी आएंगे ओड वर्ड ढूंढना रहेगा, ठीक है। रीजनिंग में भी जाएंगे विषम संख्या ढूंढना रहेगा। तीन गो में एक ही जैसा रिलेशन होगा, चौथा जो होगा एक अलग होगा, जो बिल्कुल ही अलग रिलेशन होगा, तो ओड नंबर बहुत ही आएगा लेफ्ट में। विषम मतलब अलग होता है, विषम माने क्या होता है, अलग। तो किसे कहते हैं विषम संख्या, आप जानते हो तो बताओ विषम संख्या के बारे में। वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या। या इसका जैसे हम एग्जांपल ले लिए, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इसमें इकाई स्थान पे क्या होगा, इसमें
गधा केवल 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इकाई स्थान पे कहीं दिख जाए कोई भी संख्या 1, 3, 5, 7 तो 9, तो समझिए ये क्या है, विषम। 25 का इकाई स्थान पे 5 होता है तो कट जाएगा 3 से। विषम है 25। 26 है 100। गधा वो नहीं पता है। विषम संख्या बराबर क्या आएगा, विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। विषम संख्या बराबर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इन्फिनिटिव ले लेते हैं, इतना नहीं संभव है एग्जाम्पल को लिखना, पूरा बोर्ड को भरना। समझिए इस तरह से बढ़ रही है। आप क्वेश्चन पूछ दे कि नोट में, आप समझिए नोट में पूछ दे कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या है ना, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, तो 1 है। दूसरी बड़ी क्या होगा, अनंत हो सकता है। जैसे इसमें दूसरी बात लिखे हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा 2 है, और इसमें क्या होगा बताइए, 2 क्रमागत यानी 2 क्रमागत या लगातार, बताइए लगातार विषम संख्या का, नहीं जी 1 कैसे हो जाएगा, 3 होगा तो विषम संख्या का मौसा है ना, सही बोल रहा है, जो 1 बोल रहा है सही है, का मौसा है ना, का मौसा क्या होगा, 1 होगा। आप कहीं से ले लो, चलो हम 7, 9 के बीच में देखते हैं मौसा निकाल के। यहाँ पे देखिए तो 7 से भागा 9 में देंगे, 7 1 7 लगाएंगे, कितने हो जाएगा, 2 से भागा कितने में देंगे, 2 3 6। मौसा ऐसे ना निकालते हैं, 1 से भागा किस में, 1 2 ना 2, यानी मौसा ये अयम का मौसा कहलाता है। लास्ट में कितना से काटे, वो मौसा कहलाता है। तो कहीं से ले लीजिए, चलिए हम 13 15 लेके चलते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 13 से भागा 13 15 को दे, लगातार लेके चल रहे, तो 13 1 13, 2 आया, 2 से भागा कितने में, 13 में, 2 6 12, 1 आएगा, फिर 1 यानी हर स्थिति में क्या आएगा, देखते हो। अगर मान लो भूल जाते हो तो तुम दिमाग में सोचना कि 2 लगातार विषम संख्या के कोई ले लेते कहीं से, और देखना मौसा निकाल करके जो आ रहा होगा उसको टिक कर देना। तो 2 लगातार यानी क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1। और क्वेश्चन पूछ दे कि विषम संख्या का रूप क्या होता है, विषम संख्या का, यही क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम संख्या है ना, विषम संख्या का रूप है ना, रूप क्या हो जाएगा, तो सम होता है ना, सम 2 क्यू, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्योंकि क्यू का कोई भी मान रखिए, क्यू का देखिए, क्यू का 1 मान रखिएगा तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 मान रख रहे हैं तो क्यू का मान 1 हो तो 2 का गुना 1 में तो 2, 1 जोड़ेंगे तो 3, विषम हो गया। चलिए 2 का मान हम सम संख्या 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 जोड़ेंगे 5। चलिए 3 रख के देखते हैं, कहीं अलग आ जाए, विषम नहीं आए, कहीं यह सम आ जाए, 3 दूनी 6 1 7, और 7 तो विषम है। कुछ भी मान रखेंगे, सम रखे विषम, हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यही सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आखिर यहाँ से क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आसानी से टिक कर देंगे। यहीं पर बताइए क्या 6, हम इसमें 4 क्यों दे दे तो 4 क्यों सम संख्या का रूप है, देखिए कंफ्यूज जाने के लिए आपको दे दिया। ये 4 भी क्या है, सम संख्या का, 4 क्यू भी सम संख्या का क्या है, रूप है। यानी 4 क्यू का कोई भी मान पुट कीजिए तो भी गुया, और 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, सम ही आएगा। ऐसे ऐसे कभी कभी कोई बदलाव कर देता है, यहाँ पे 3 दे देता है तो ये भी विषम संख्या है। खैर नॉर्मल केस में क्या होगा, 2 क्यू प्लस 1 विषम संख्या का रूप है, और 2 क्यू क्या है। अब
इतनी बात सम विषम में कहाँ और ज़्यादा यूज होगा। हम कौन ऐसे चैप्टर है जहाँ पे हमें मदद करेंगे सम संख्या विषम संख्या। एक तो हम बता दिए आप लोगों को कौन सा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और जब हम माध्यमिक बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तीसरी बात, एक और चैप्टर, पाँचवा चैप्टर है एपी। पाँचवा चैप्टर है एपी जिसे आधा पागल चैप्टर हम कहते हैं, ठीक है। या हम क्या भाई, ये इसका नाम है समांतर श्रेणी, लेकिन इसको आधा पागल एपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे तो एपी एक ऐसा चैप्टर है वहाँ पे विषम संख्या का बहुत योगदान है। आपको विषम संख्या आपको निकालने आना चाहिए कि अगर मैं पूछूं 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या होंगे, 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या होंगे। एक क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, आप पाँचवा चैप्टर पढ़ेंगे एपी तो इसमें मदद करेगा आपको विषम संख्या। तो याद रखिए 0 से 50 में ये कितने 25 विषम संख्या होंगे और 25 क्या होंगे, सम होंगे। आप बताइए 0 से 100 के बीच में कितने होंगे, 50 होंगे। आप थोड़ा कन्फ्यूज जाते हैं आपको कि 0 से लेकर के 20 तक में कितने होंगे। लीजिए 20 के जगह पे हम रख दे 1, तो बताइए कितने होंगे, 10 ही होगा, 10 ही होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए हम 0 से 21 के बीच की बात कर रहे हैं, बीच तक नहीं। अगर तक का रहता और तब 11 हो जाता है, विषम संख्या 11 हो जाता है, असम संख्या क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक में संख्या में विषम संख्या कितना है, कहाँ ये चीज़ का कहाँ यूज होगा, एपी चैप्टर में, यानी समांतर श्रेणी चैप्टर में। उम्मीद करते हैं अभी तक ये जितनी भी संख्या के बारे में हम बता रहे हैं सभी बच्चे समझ रहे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं। हम पूर्ण संख्या बताए, प्राकृत में 0 शामिल कर दे तो पूर्ण हो गया। सम संख्या बताए जो 2 से कट जाए या इनका एक ही स्थान 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम है। सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 2, 4, 6, इस तरह से 14, 16, 18, 20, इस तरह से। सबसे छोटी सम संख्या 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा 2। सम संख्या का रूप क्या होता है, 2 क्यूब। इस सम संख्या के बारे में क्या पढ़े, जो संख्या 2 से पूरा न कटे विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। या इसका इकाई स्थान क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। विषम संख्या की एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, इस तरह से अनगिनत तक होगा कि नहीं। नोट में क्या लिखे, इनसे क्या सब पॉइंट बनेंगे। सबसे छोटी 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा 1। याद रखिए सम में क्या हो जाता है, सम में 2 और विषम में 1। विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2 क्यूब प्लस। इतनी बात यदि समझ गए हैं बच्चों तो हम लोग आगे संख्या के बारे में अध्ययन करें। इतनी बात समझ गए हैं तो आगे संख्या के बारे में अध्ययन करें। और कुछ छूट रही है तो हम चर्चा कर दें। और क्या छूट रही है विषम संख्या सम संख्या में, और कुछ देखिए अभी याद आया था हमको कि और कुछ छूट रही है सम विषम में, ठीक है। खैर चलिए, हमें याद आएगा तो जरूर चर्चा कर देंगे हम। आप बताइए कि सम क्या प्रत्येक सम, ठीक है आप यही पाएंगे। प्रत्येक सम, क्वेश्चन है कि प्रत्येक सम विषम है, नहीं है, गलत है यार। प्रत्येक सम संख्या विषम संख्या कैसे है, नहीं। न प्रत्येक विषम संख्या न सम संख्या। देखिए ये सब पुराना ओल्ड 10वां वाला है, इन लोगों को पता है क्या रे बुआ, तू लोग 10वां में एपी चैप्टर तो पढ़ लिया, कल ही ये चैप्टर बताए थे कि नहीं, 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्या इन लोग को बता रहे हैं कि विषम संख्या पढ़ाए हैं तो 0 से 50 तक में क्या गो विषम संख्या है, 25 गो। तो क्या इनकी हम जो विषम संख्या अभी बता रहे हैं ये नया 10वां वाला को, क्या इनको सीखना चाहिए कि नहीं, जानकारी रहेंगे। और ये सब संख्या की पूछता रहता है, 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा 2 होता है,
सम संख्या का जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप अगर इतने मैं जितना करवा रहा हूँ अगर कर लेंगे तो मैं 138 क्वेश्चन बन पूछते हैं ना अभी फ़िलहाल 138 क्वेश्चन आपको बनते रहे होंगे। मैं इतनी गारंटी देता हूँ। बच्चे आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप हम हाँ सर ऐसे ही क्लास में पढ़ाइए, हम कहीं से भी देख रहे हैं। और अगर एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको मोटिवेट हुए। हमारे बच्चे यहाँ पूरे भारत से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं। मिटा दिया जाए, अगले पॉइंट पे आया जाए। बोलो ना भाई, अगले पॉइंट पे आया जाए। चलिए 10 मिनट और रह गया है। 10 मिनट में हम लोग और संख्या के बारे में अध्ययन कर लेंगे। जी तो अब छुट्टी नहीं होगी। हाँ हाँ, अभी फिलहाल ये सब जब तक जाता नहीं है तो 1 ही घंटा पढ़िएगा। क्या अच्छा से नहीं पढ़ा रहा हूँ? आप इतनी ये सब जानकारी आपको पता था? ये जानकारी पता था कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, इनका रूप क्या होता है? पता था ये? चलिए एक और, इनके बाद कौन सी संख्या आता है? भाज्य और अभाज्य। इनके बाद हम लोगों को परिमेय और परमेय और लास्ट में हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ लेंगे। तब पूर्णांक के बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमारा पहला टॉपिक है। यूक्लिड ने क्या बताया था? एल्गोरिदम एक प्रोसेस दिया था, एक तकनीक प्रक्रिया दिया था, जिससे वो मौसा निकालने का तरीका बताया। यानी पहला चैप्टर मौसा ही है, दूसरा भी मौसा ही है, तीसरा में थोड़ा सा अलग है। इसमें रूट 2 और परमेय संख्या है, रूट 5 और परमेय संख्या, वो सब सिद्ध करना है ना? ऐसा ही क्वेश्चन। तो मुझे पता है बच्चों, केवल धीरे धीरे हम लोगों को खाली लाइन पे एक लय बन जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे। बात नहीं करेगा आतिफ? चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक, अगली संख्या कितनी कौन सी है? कितना पॉइंट तक हो गया था? 4 या 5 है? 4। पांचवा पॉइंट है, पांचवी संख्या है भाज्य संख्या है। याद रखिएगा बच्चों, इनका एक और नाम है भाज्य से तो जाने जाते हैं, और साथ साथ में ये यौगिक संख्या के नाम से जाने जाते हैं। यौगिक संख्या। इस सभी को अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर। खैर आप लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको एक फार्मूला का एक कॉपी बना लीजिए सभी स्टूडेंट। जैसे देखिए, अब तो लोग भी बनाया है कि नहीं रे कॉपी? आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, हर दिन कॉपी को देखनी है। क्योंकि गणित में फार्मूले, हर चैप्टर में फार्मूला मिलेंगे, आप फार्मूला से बच नहीं सकते। तो फार्मूला बनाइए और इनको देखते रहना, ठीक है? हमेशा याद ही नहीं रहेगा, अगर सही एकदम कॉन्शियस होकर के सुन रहे हो तो याद रह ही सकता है। चलिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के बारे में समझते हैं। नाम है यौगिक, और आप लोग पढ़े हैं यौगिक के बारे में केमिस्ट्री में कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बने उसे यौगिक कहते हैं। यानी इसमें संख्या जो होगा, ये संख्या अन्य संख्या से बना नहीं होगा, कटा होगा। वेरी गुड। क्या होगा? कटा होगा। सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य के बारे में जानना था। अभाज्य जान जाते तो ये और आसानी से जान जाते। खैर कोई बात नहीं है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको भाज्य फिर भी मैं सिखा दूंगा। ध्यान से सुनिए, इनके दो परिभाषा है। भाज्य संख्या कितने परिभाषा है? 2। हम पहली परिभाषा आसान परिभाषा बोलते सुनेंगे। केवल लिखना नहीं है, केवल सुनेंगे। आप घर पे चाहे तो लिख सकते हैं, या वीडियो से देख करके सुन करके लिख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या, ऐसा संख्या जो अपने और स्वयं, अपने समझते हैं, कोई भी संख्या अपने और
और स्वयं, स्वयं समझते हैं? स्वयं कैसे लिखाएगा यार? स्वयं सही लिखे हैं? अपने और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा हो, यानी विभाजित हो रहा हो। अपने और स्वयं के अलावा, यानी कोई संख्या अपने से तो कटता ही है, स्वयं से भी कटता है। अपने और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा हो तो ये संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? भाज्य। वैसे लिखेंगे नहीं, लिख रहे हैं? अच्छा, लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो सुन करके आप केवल समझिए ना। वैसी संख्या जो अपने और स्वयं के अलावा, अपने और स्वयं से सारी संख्या कटती है भाई, और इनके अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा हो तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका पहला परिभाषा हो गया। अब इसका दूसरा परिभाषा ये समझिए, यही बात को दो तरह से बोला जा सके, यही बात है, लेकिन इसको दूसरा तरह से अगर कोई बोलता है कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड मतलब वो 2 से अधिक संख्या से कट रहा हो। गुणनखंड का मतलब यही होता है, अपने और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब मैन है कि इनके एग्जाम्पल को कैसे याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं प्राकृतिक में। शून्य तो शून्य है, शून्य भाज्य कहेंगे शून्य को? शून्य भाज्य नहीं है। चलिए, एक है भाज्य? एक भाज्य नहीं है, एक भाज्य नहीं है। 2 है। ऐट गाधा, 2 भी भाज्य नहीं है, 3 भी नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बहुत भी यही क्वेश्चन रहा कि सबसे छोटी इतना भाज्य। देखिए, हम लोग प्राकृतिक पूर्ण सम विषय में लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि भाज्य संख्या के से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो आप किसको टिक करना? 4 के बाद क्या होगा? 5। देखिए, तो 5 अपने से कटेगा या 1 से कटेगा? अन्य संख्या से कहाँ कट रहा है? तो 5 नहीं है। 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी है, 10 भी है, 12। 9 बोल रहे हैं कि 9 नहीं है। ये 9 तो 1 से कटता ही है, खुद से भी कटता है और साथ साथ में 3 से भी कटता है। तो देखिए, 1 2 3 गो गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? तो 9 भाज्य है ना भाई, समझ गए आप? चलिए, आगे क्या होगा? 14 होगा। आगे क्या होगा? 15, इसमें थोड़ा और जोड़ देते हैं। अपने और स्वयं के अलावा, है ना? अलावा, हाँ ठीक है, अलावा है ना? अब हुआ अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो। क्या हो? संक्षिप्त में लिख दीजिए, विभाजित हो। अपने और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो तो वो क्या होगा? भाज्य संख्या। या इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो ये क्या होगा? भाज्य। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ये बात को समझ रहे होंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे बड़ी अनंत हो सकते हैं। हाँ, इसमें एगो बात देखिए, हम लोग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आएंगे। एक व्यक्ति नाम आएगा, अरे बात नहीं करने, भेज देंगे वेटिंग रूम में। मुमताज डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं तो जाइए वेटिंग रूम में बात कीजिए। वीडियो हो रहा है, लाइव यानी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी आप अपना नाम को प्रशंसा करना चाहते हैं। पूरे बिहार के बच्चे देखेंगे, पूरे भारत के देखेंगे होंगे। तो जो भी कॉन्सेस माइंड आती है, कोई अच्छी बातें भुला देते रहते हैं आप लोग, ठीक है? ये क्या बताने वाले थे? चलिए, एक सी एफ देखिए, हम लोग
हम लोग पहला टॉपिक तो इसमें पढ़ना है वास्तविक संख्या में, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम या दम है, एल्गोरिथम है ना, क्योंकि किताब में एगो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है उसे। तो ये क्या होता है, तो यही बात है, उसको प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या होता है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात लास्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और एक व्यक्ति आएगा जिनका नाम है CF घोष, आपकी किताब में दिया हुआ, इनका फोटो भी दिया है और इनका फुल फॉर्म इसका इसका पूरा नाम भी दिया हुआ है, CF घोष। यही बंदा है, तू लोग आवाज गुणनखंड जो निकालता है ध्यान से सुनना, यही बंदा CF घोष ही एक ऐसे ही गणितज्ञ थे, यही व्यक्ति थे। हाँ, CF घोष नाम है किसी व्यक्ति का, गणितज्ञ थे। उसी ने बताया कि कोई भी अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं, ध्यान से सुनना, सभी भाज्य संख्या, क्या जितने भी भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य और अभाज्य दो बात आ गया, भाज्य तो समझ गए ये सब भाज्य है, और इसको जब गुणनफल ज्ञात करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या के रूप में आएगा। यानी हमेशा किससे कटेगा, या तो 2 से कट रहा होगा या 3 से, बीच में हम लोग जो छोड़ दिए हैं 3 से कट रहा होगा, 5 से, 7 से, 9 से नहीं, 11 से, 13 से, या 17 से, या 19 से, या 23 से। समझ गए बच्चों कितने इंपॉर्टेंट, रे सुनना, 27 से भाज्य, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य अभाज्य संख्या से कटेगा। ये सब हम लोग जब इसके बाद अभाज्य संख्या जानेंगे ना बच्चों, क्लास 10th वाले, नया 10th वाले ध्यान से देंगे। ये जब हम लोग इस टॉपिक के बाद हम भाज्य संख्या के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। तो इसमें यही सब एग्जाम्पल होगा, इसका क्या होगा। तो इस कोई भी संख्या अब ले लीजिए, 140 हम एगो संख्या ले लेते हैं, क्या ये भाज्य है। 140 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 2 से 70 बार में जाएगा, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से, तो क्या देखिए 140 बराबर आपके, अच्छा 7 तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है। यानी हम ये एक भाज्य संख्या था 140, उस भाज्य संख्या को हम जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया, क्या आ गया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया। तो ये CF घोष ही व्यक्ति से थे जो उन्होंने बताया कि जितने भी भाज्य संख्या है सभी को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और करते भी हैं। हम लोग जब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय चैप्टर पे आएंगे तो करेंगे। आप इसमें से केवल क्या लिख लेना, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो आपको क्या टिक करनी है, 4। और भाज्य संख्या क्या होते हैं, इनके ये बहुत संख्या से कट रहे होंगे, अपने और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा होगा, विभाजित हो रहा होगा। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा क्या, इसमें और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।